दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पिछले दो पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो माय फ्रेंड्स आप उनको जाके ज़रूर से देख लेना, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जाओ एक बार पहले उनको देख लो फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स अब हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं, कल हमने आपको यहाँ पे एंड में बताया था कि भाई जो आपकी रेजिडेंट पोस्ट ब्रिटिश ने बनाई थी उसकी यहाँ पे क्या पावर थी और उन्होंने यहाँ पे क्या कुछ सीन किया था। उसके बाद माय फ्रेंड्स हमने टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ बात यहाँ पे जानी थी। ठीक है, सो अब यहाँ पे कहता है द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे शो Hidar and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. Four wars were fought between the Masuri 1767, 69, 80, 84, 1992 and 99. Only in the last, the Battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed and defending his capital, Sirikapatam. Masuri was placed under the ruling dynasty of the Wadriards and a subsidiary alliance was imposed on the state. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या सीन बताते हैं कि हुआ क्या कि भाई जो ब्रिटिश थे उनको इस बात से बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे उन दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बनते चली जा रही थी। सर अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई हमें इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा और इनकी जगह पे यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब यार अगर आपको नहीं पता कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है तो मैंने पिछले वाले पार्ट्स के अंदर इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताते हैं कि जो टीपू सुल्तान थे और हैदर अली थे उनके साथ में अंग्रेज़ों के काफ़ी सारे यहाँ पे युद्ध हुए मसूरी के अंदर, जो कि थे आपके माय फ्रेंड्स यहाँ पे 67 69 के अंदर एक हुआ, उसके बाद 80 84 के अंदर एक हुआ, फिर आपका 92 के आसपास एक हुआ और फिर 99 के अंदर हुआ। ठीक है, फिर जो माय फ्रेंड्स आपका लास्ट युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ सिरकापतम, इसके अंदर माय फ्रेंड्स हुआ क्या कि आपका भाई जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए और माय फ्रेंड्स जो इनकी ये कैपिटल थी सिरंगापतम ये उनके मतलब कि अंग्रेजों के अंडर में यहाँ पे चली गई। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स इस पिक्चर से आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। बाकी इस पिक्चर का नाम भी यही है, टीपूज टॉय टाइगर, कि भाई टीपू का टॉय टाइगर। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिग mechanical toy that Tipu possessed. You can see a tiger moving a European soldier. When its handle was turned, the toy tiger roared and the soldiers shrieked. This toy tiger is now kept in a Victoria and Albert Museum in London. This British look it away when Tipu Sultan died डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम ऑन 4 मई 1799। अब माय फ्रेंड्स ये देखो यार, आपको पता है कि टीपू को लोग टाइगर बोलते थे और नीचे यार यहाँ पे एक अंग्रेज को लिटा रखा है और उसके ऊपर ये टाइगर यहाँ पे है, तो आप इससे क्या बात समझ सकते हैं, आपको समझ में कुछ सारी बातें आ गई होंगी। और माय फ्रेंड्स ये आपका जो खिलौना है आज भी हमें लंदन की म्यूजियम के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यार यहाँ पे कुछ बातें बताता है द लीजेंड ऑफ टीपू के बारे में। ठीक है, और कहता है किंग्स आर ऑफ्टन सराउंडेड बाय legend and their powers glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mussoorie in 1782. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई राजा के आसपास बहुत सारे लीजेंड लोग हमें देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ही हमारे टीपू भी थे। उसके बाद जो टीपू थे माय फ्रेंड्स वो आपके मसूरी के राजा बन गए थे 1782 के अंदर। ठीक है, फिर बताता है इट इज़ सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड, देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। हुआ क्या कि वो अपने एक फ्रेंच दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर जाते हैं। ठीक है, तो यार उनके सामने माय फ्रेंड्स एक टाइगर आ जाता है, आई मीन एक शेर आ जाता है। ठीक है, दिस हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डैगर फेल टू द ग्राउंड। ही बैटल्ड विद टाइगर अनआर्म्ड अंटिल he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as Tiger of Mussoorie. He had the image of tiger on his flag. और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि फिर हुआ क्या कि भाई इन्होंने अपनी बंदूक उठाई टाइगर को मारने के लिए, लेकिन जो इनकी बंदूक थी यार माय फ्रेंड्स उस टाइम पे काम नहीं कर रही थी। फिर टीपू सुल्तान की जो बंदूक थी नीचे गिर गई, जो टीपू सुल्तान थे फिर वो भी अपने घोड़े से नीचे उतरे
और उन्होंने टाइगर के साथ में बिना किसी हथियार के फाइट ली और बाद में टाइगर को यहाँ पे मार गिराया। तो माय फ्रेंड्स तब से यहाँ पे जो ये टीपू सुल्तान थे इनको यार यहाँ पे मसूरी का टाइगर कहा जाने लगा, आई मीन टाइगर ऑफ मसूरी कहा जाने लगा। और माय फ्रेंड्स जो इनके झंडे होते थे राज्य के उनके ऊपर भी आपको यहाँ पे टाइगर की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स आपको कुछ और बातें बताते हैं वॉर विद दी मराठास कि भाई जो इनके मराठा के साथ में युद्ध हुए, चलो उनके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे जानते हैं। सो कहते हैं फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो शाउट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर। कि भाई हुआ क्या कि भाई 18th सेंचुरी के आसपास जो कंपनी थी उसने यहाँ पे जो मराठा पावर थी उसको डिस्ट्रॉय करने की भी सोची, ठीक है। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Maratha dreams of ruling from Delhi was shattered। और माय फ्रेंड्स जब मराठे हार गए थे आपके पानीपत के युद्ध के अंदर जो कि आपका 1761 के अंदर हुआ था, उसके बाद से मराठों ने अपना वो सपना छोड़ दिया कि हम दिल्ली से लेके यहाँ पे अपने जो हम रहते हैं महाराष्ट्र में यहाँ तक हमारा पूरा राज फैल जाएगा। तो उन्होंने ये सपना अपना छोड़ दिया। फिर बताता है दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज द सिंधिया, होलकारा, गायकवाड़ एंड दी भोंसले। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि फिर क्या हुआ कि जो ये मराठे थे माय फ्रेंड्स ये अलग अलग मतलब कि छोटे छोटे मतलब जो स्टेट्स होती हैं उसके अंदर इन्होंने डिवाइड कर लिया और उनके जो सरदार बने आई मीन चीफ बने उनके अंदर है माय फ्रेंड्स आपके सिंधिया हो गए, होलकरा हो गई, उसके बाद गायकवाड़ हो गए एंड भोसले हो गए, ठीक है। फिर बताते हैं दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस इन पुणे। महादजी सिंधिया एंड द नाना फादनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी कॉन्फेडरेसी अलायंस। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो चीफ यहाँ पे बने आपके इन्होंने मतलब कि एक दूसरे के साथ में समझौता कर लिया, आई मीन एक दूसरे के साथ में मिल के अपने राज्य को थोड़ा बड़ा करना और अपनी जो पावर थी उसको बड़ा करना यहाँ पे चाहा, ठीक है। और ये सभी ने किसके अंदर चाहा, ये इन्होंने चाहा अंडर दी कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा, एक पेशवा के अंदर में जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताया कि भाई जो यहाँ पे इनकी ताकि जो मिलिट्री थी माय फ्रेंड्स और जो ये कंट्रोल करते थे वो इनका बहुत अच्छा हो पाए। इसके अंदर माय फ्रेंड्स आपके महादजी सिंधिया और जो आपके नाना फंदिस थे ये दो बहुत फेमस आपके मराठा सोल्जर्स हुए और स्टेट्समैन भी हुए 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। फिर बताता है दी मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलाह भाई। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, मराठों ने काफ़ी सारे यहाँ पे युद्ध लड़े और माय फ्रेंड्स उनका पहला युद्ध हुआ था 1782 के अंदर, वो इनका ख़त्म हुआ एक ट्रीटी के साथ में जो कि है आपकी ट्रीटी ऑफ साल भाई, ठीक है। उसके बाद दे वॉज नो क्लियर विक्ट्री, उसके बाद माय फ्रेंड्स ये बहुत कम ही यहाँ पे जीत पाए युद्ध के अंदर। फिर यहाँ पे बताते हैं द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 05 was fought on different fronts resulting in the British gaining उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो आपका दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ आपका 1803-1805 के बीच में, इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने मतलब कि उड़ीसा को और जो आपकी यमुना नदी से ऊपर वाली मतलब कि जो हमारी टेरिटरी थी ना जैसे कि आपकी आगरा हो गई, दिल्ली हो गई, उनको अपने कब्जे में ले लिया मराठों से। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 क्रश्ड मराठा पावर। The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension। और यहाँ पे क्या हुआ माय फ्रेंड्स, फिर आपका जो तीसरा एंग्लो मराठा वार हुआ आपका 1817 से 19 के बीच में, इसमें जो मराठा पावर थी उसको यहाँ पे क्रश कर दिया गया और जो इनका पेशवा था उसको वहाँ से हटा दिया गया और उसको बिठुर भेज दिया गया जो कि आपका कानपुर के पास में है और उसको अंग्रेजों ने पेंशन देनी स्टार्ट कर दी। दी कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। और माय फ्रेंड्स जो आपकी विंध्यास हिल है ना उनसे जो साउथ का एरिया है, मीन आपकी विंध्यास हिल ये होगी, इससे जो साउथ का एरिया सारा ये वाला एरिया साउथ का, तो इसमें सारी और चारों तरफ आपके अंग्रेजों का ही राज था, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी भी गिवन है जो कि आपको देखते हैं क्या बात बोलती है। सो ये कहती है इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस टू ओल्ड न्यूज़पेपर्स रिपोर्टिंग ऑन द बैटल ऑफ Seringapatam and the death of Tipu Sultan. One is a British paper and other is from Mussoorie. Write the headline for each of the two newspaper. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक बात सोचो, ठीक है। आप
आपको मतलब कि 2 न्यूज़पेपर मिले, ठीक है, आप या फिर आप समझ लो कि आपको 2 न्यूज़पेपर लिखने हैं। आप भाई 2 इंसानों के लिए काम करते हो, एक तो आप अंग्रेज़ों के लिए काम करते हो तो उसके लिए मैं ब्रिटिश बी लिख देता हूँ, एक आप समझो कि भाई टीपू सुल्तान के लिए काम करते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं मसूरी का एम लिख देता हूँ। और आपको दोनों न्यूज़पेपर माय फ्रेंड्स ये लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये तो जाएगा आपके अंग्रेज़ों के पास और यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई जो आपका बैटल हुआ था सेरिंगापटम के अंदर, जिसके अंदर टीपू सुल्तान को मार गिराया गया था, तो आप इसकी हेडलाइन कैसे बनाएंगे और इसकी हेडलाइन कैसे बनाएंगे दोनों न्यूज़पेपर की, तो यार लिख के पक्का बताना माय फ्रेंड्स और कमेंट करके भी बताना, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आप सभी को दिया और कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इससे, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स चलो यार इसके बाद आगे आपको बताते हैं दी क्लेम ऑफ पैरामाउंसी के बारे में कि भाई आपकी पैरामाउंसी क्या थी, उसका कैसे यहाँ पे क्लेम किया गया, ठीक है। अब बताता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी प्रोस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स जैसे ही आपकी 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई कि भाई जितनी हमारा एरिया है हम इसको और बढ़ाएंगे और अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब मानो हम इतने में राज करते हैं तो फिर इतने में राज करेंगे, तो उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी वो यहाँ पे लेके आए। अंडर लॉर्ड हास्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823 a new policy of paramountcy was initiated। तो माय फ्रेंड्स वो यहाँ पे एक पैरामाउंसी की पॉलिसी को लेके आए, ठीक है। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इसका मतलब ये था कि माय फ्रेंड्स अंग्रेज ये कहते थे कि भाई जो हमारी पावर है, हमारी अथॉरिटी है, वो ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारी इंडियन स्टेट्स है उनकी पावर से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सेशन और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एन इंडियन किंगडम। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। और माय फ्रेंड्स फिर उन लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, या तो वो किसी को जिसके अंदर इंटरेस्ट अपना रखते थे उसको अपने कब्जे में यहाँ पे ले लेते थे, या फिर किसी राज्य को वो यहाँ पे डरा देते थे कि भाई हम आपको अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है, तो आप हमारे खिलाफ यहाँ पे बिल्कुल भी मत चलना। तो माय फ्रेंड्स ब्रिटिश की कुछ यहाँ पे इस टाइप की आपके अभी यहाँ पे पॉलिसी वो लोग लेके आए थे। दिस प्रोसेस हावेवर डिड नॉट गो अनचेंज, और ये प्रोसेस उनकी चेंज नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani चन्नामा took to arms and led an anti-British resistance movement। अब यहाँ पे हुआ क्या कि माय फ्रेंड्स आपके कर्नाटक के अंदर एक छोटा सा मतलब स्टेट है जिसको हम किटूर बोलते हैं, ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने इसको अनेक्स करना चाहा, इसको अपने कब्जे में लेना चाहा, तो जो रानी चन्नामा थी उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पे युद्ध लड़ा। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। माय फ्रेंड्स उसको अरेस्ट कर लिया गया 1824 के अंदर, फिर 1829 के अंदर उसको जेल में डाल दिया गया। बट रेयाना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली in Kittur carried on the resistance with popular support. He destroyed many British camps and records he was coached and hanged by the British in 1830। अब यहाँ पे जो यार एक छोटा सा चौकीदार था वहाँ पे जिसका नाम माय फ्रेंड्स आपका एक मतलब कि रेयाना नाम का एक गरीब चौकीदार था आपका संगोली का किटूर के अंदर, उसने क्या किया माय फ्रेंड्स अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसने भी यहाँ पे युद्ध लड़ा और उसने मतलब कि एक पूरी टीम बनाई और अंग्रेज़ों के काफ़ी सारे कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन बाद में उसको पकड़ लिया गया और उसको फांसी भी टांग दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन दी बुक। आप इन केसेस के बारे में बाकी ज़्यादातर माय फ्रेंड्स आगे जाके बुक के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो माय फ्रेंड्स जो आपके लॉर्ड हास्टिंग थे वो कुछ ऐसे दिखाई देते थे, ठीक है। और ये देखो माय फ्रेंड्स ये जो स्टैचू है ये है आपकी क्वीन ऑफ किटूर का, जो कि कर्नाटका की थी, ठीक है, जिसने यार अंग्रेज़ों को देने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे आगे बताता है इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया, कि भाई 1830s के जब आपका लेट का टाइम चल रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ, आपकी लेट 1830s की बात है ये, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत चिंता हुई रशिया के बारे में। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। उनको लगा कि भाई जो ये यहाँ पे रशिया है ना, अब यार देखो हमारा इंडिया आपको पता है कुछ इस तरीके से पड़ता है माय फ्रेंड्स, अब ऐसा ही लगा लो आप डायग्राम मेरा, ठीक है, ऐसा ही बनाया जा रहा है मेरे से अभी, तो यहाँ पे रशिया है आप मान लो, ठीक है। उनको ये लगा कि भाई जो रशिया है ये अब एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये एक्सपेंड करेगा तो इंडिया तक भी पहुँचेगा, और आपको पता है इंडिया तक पहुँचेगा तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया के अंदर घुसेगा और फिर इनका कंट्रोल यहाँ पर बढ़ सकता है, इसलिए अंग्रेज़ों को चिंता होने लगी, ठीक है। अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे कहते हैं ड्रीवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो इस डर के कारण माय फ्रेंड्स उन्होंने चाहा कि भाई इनके आने से पहले ही हम क्या करते हैं, जो ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ना, इसको हम अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या हुआ, दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और फिर इन लोगों ने माय फ्रेंड्स यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ में काफ़ी बहुत लंबा युद्ध इनका चला, 38 से स्टार्ट हो के 42 के आसपास तक चला, लेकिन बाद में इन लोगों ने वहाँ पे भी इलीगल तरीके से अपना मतलब एक तरीके से राज्य स्थापित कर लिया था। फिर बताते हैं सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, और फिर जो आपके सिंध का एरिया है उसको 1843 के अंदर ले लिया गया था। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन माय फ्रेंड्स उसके बाद सिंध को अपने अंडर लेने के बाद इनकी कोशिश थी कि हम पंजाब को भी अपने अंडर में ले लेकिन यार वहाँ का जो राजा था महाराजा रंजीत सिंह, उसने ऐसा नहीं करने दिया और कंपनी को वापस से खदेड़ दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वार वर फाउट विद द सिख किंगडम, अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज अनेक्स्ड। अब यार उन राजा के नहीं रहने के बाद, आई मीन महाराजा रंजीत सिंह के चले जाने के बाद इन्होंने अगेन से वहाँ पे युद्ध लड़ने स्टार्ट किए, लेकिन अब फाइनली 1849 के अंदर इन्होंने पंजाब के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और ये देखो माय फ्रेंड्स, ये जो आपकी पिक्चर है ये दिखा रही है कि जो महाराजा रंजीत सिंह है वो अपना कोर्ट यहाँ पे आई मीन अपने दरबार के अंदर बैठे हैं, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के बारे में। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ओकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, कि भाई ये जो कब्जा करने की अंग्रेजों ने मुहिम चला रखी थी ये आपकी ओर आगे बढ़ी और लॉर्ड डलहौजी ने इसका मतलब कि जो फाइनल काम था वो किया। हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, जो कि आपके 1856 तक यहाँ पे क्या रहे, गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेके, ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे बताते हैं ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। वो एक पॉलिसी लेके आए माय फ्रेंड्स जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom about would lapse, that it becomes part of the company territory। इन इस जो ये पॉलिसी लेके आए थे माय फ्रेंड्स, इसका मतलब ये था कि भाई अगर कोई यहाँ पे भारतीय राजा है, ठीक है, अगर वो मर जाता है और उसका कोई लड़का यहाँ पे वारिश नहीं है तो उसकी जो भी साम्राज्य होगा उसको हम अपने में मिला लेंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो चुका है आपको, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा बैक जाओ और इसको अगेन से सुन लो, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स्ड सिंपली बाय प्लेइंग दिस डॉक्ट्राइन। और माय फ्रेंड्स इससे क्या हुआ कि भाई एक के बाद एक किंगडम यहाँ पे अंग्रेजों के साम्राज्य में मिलनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि आपकी सतारा हो गई, फिर आपकी साभलपुर हो गई, फिर उदयपुर हो गई, और साथ में माय फ्रेंड्स ये डेट भी दे रखे हैं तो आप इनको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। फिर आपकी नागपुर हो गई और झांसी हो गई। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, और 1856 के अंदर माय फ्रेंड्स इन्होंने अवध को भी अपने अंडर में यहाँ पे ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बताते हैं दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे वर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, ingrained by the humiliating way in which the Nawab was disposed. The people of Awadh joined a great revolt that broke out in 1857। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे अंग्रेजों का कहना ये था कि भाई हम तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपकी इसको अवध को अब अपने अंडर में लेके इससे क्या होगा कि जो आपके राजा ने यहाँ पे अराजकता फैला रखी थी हम उसको ख़त्म करके एक बहुत अच्छा रूल यहाँ पे लेके आएंगे। अंग्रेजों का ऐसा कहना था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि भाई यहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और यही माय फ्रेंड्स आगे चल के आपका एक बहुत बड़ा विद्रोह बना, आई मीन आपकी 1857 की क्रांति बनी, रिवोल्ट ऑफ 1857। माय फ्रेंड्स ये एक आपका बहुत बड़ा रिवोल्ट था, इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं तो आप चिंता मत करो, ठीक है। बाकी ये देखो यार, ये है आपकी माय फ्रेंड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साई, और माय फ्रेंड्स ये पिक्चर है आपकी वीर सुरेंद्र साई की, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद चलो यार आपको एक यहाँ पे एक्टिविटी अगेन से देते हैं और कहते हैं इमेजिन दैट यू आर अ नवाब नेफ्यू एंड हैव बीन ब्रोट अप थिंकिंग दैट यू विल वन डे बी किंग। नाउ यू फाइंड दैट दिस विल नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ अ न्यू doctrine of lapse. What will do you feeling? What will you plan to do so that you can be inherited the crown? अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बात बताना चाहता है, चलो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी मजा आएगा आपको। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताता है और कहता है कि भाई आप मानो कि आप एक राजा के भतीजे हो, ठीक है, आई मीन राजा के भाई के लड़के हो, ठीक है। अब आप समझ के इस बात को।
और आप सोच रहे हो कि भाई इस राजा का कोई खुद का लड़का तो है नहीं, तो इसके बाद राजा मैं ही बनूंगा, ठीक है। आप इस बात को सोच के खुश हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज आ गए और वो कहते हैं कि भाई हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, जो कि हमने अभी भी स्टडी किया, हम ये लगाएंगे यहाँ पे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप फिर क्या करोगे, आपके कैसे विचार आएंगे। तो आप सभी उन बातों को सोचो और माय फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये यार आपकी एक्टिविटी है, तो इससे आपको काफ़ी सारा कुछ बातें सीखने को मिलेंगी और आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे जान पाएंगे, मे भी मेरे को ऐसा लगता है। तो एक्टिविटीज़ को माय फ्रेंड्स किया करो यार, काफ़ी मज़ा आएगा आप सभी को भी, ठीक है। बाकी चलो यार अब आपको सिखाते हैं जो भी हमने यार पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी किया है कि भाई पहले आपके अंग्रेज आए, इन्होंने यहाँ पे इतने एरिया पे कब्जा किया, उसके बाद इतने बड़े एरिया पे कब्जा किया, अब इतने बड़े एरिया पे कब्जा किया, फिर यहाँ पे जाके इस राज्य को अपने अंदर मिला लिया। तो माय फ्रेंड्स इन सभी को मैं आपको हमारे इंडिया के मैप की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो यार स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने आपके यहाँ पे जो बनारस का एरिया हो गया, कलकत्ते का एरिया हो गया माय फ्रेंड, थोड़ा सा आपका ये वाला, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, ग्रीन लेते हैं। आपका देखो ये वाला एरिया हो गया, ये एक मिनट ग्रीन भी यहाँ पे बेकार ही है, सो बेटर ये लेते हैं। चलो देखो ये वाला एरिया हो गया माय फ्रेंड्स, आपका ये वाला एरिया हो गया, और फिर थोड़ा सा एरिया ये वाला देखो जो मसूरी के नीचे वाला एरिया, तो इसको अपने अंडर में उन लोगों ने ले लिया, ठीक है। ये कब लिया, आपका 1797 के आसपास। उसके बाद माय फ्रेंड्स चलो यार अब हम आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको आगे का सीन क्या हुआ। एक मिनट पेन कौन सा, यही ठीक रहेगा। हाँ ये देखो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे यार उसके बाद फिर देखो आप जब आपका 1840 का टाइम आया, और हम कब से आए हैं 97 से, आई मीन 97 से हम 40 पे गए। तो आप देखो कितने सालों का यहाँ पे टाइम लगा अंग्रेजों को। फिर देखो पहले यहाँ पे बस ये वाला एरिया था, आप सभी को पता है, थोड़ा सा नीचे का पार्ट था। अब इतने सारे जो आपका येलो येलो पार्ट है ना माय फ्रेंड्स, ये सब शो कर रहा है कि अंग्रेज कहाँ तक फैल चुके थे। बस आपका देखो मसूरी बच गया था, यहाँ पे आपके टीपू सुल्तान थे, मैंने ये भी आपको बताया है ना, टीपू सुल्तान, सॉरी ये आई, हाँ टीपू सुल्तान थे माय फ्रेंड्स। उसके फादर यहाँ पे हैदर अली भी थे, ये सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद माय फ्रेंड्स जो कर्नाटका का एरिया, यहाँ पे मैंने आपको एक रानी के बारे में भी बताया था। अब सारा चैप्टर आपको मे भी यहाँ पे रिमाइंड आना चाहिए। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी दिल्ली हो गई, आपको पता है कि यमुना के ऊपर का जो एरिया था उसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे लाहौर हो गया, आपको मैंने अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे ऊपर की साइड में बताई थी। तो बेसिकली आप देखते जा रहे हैं कि कितना कंट्रोल उनका यहाँ पे बढ़ चुका है। और फिर बारी आती है माय फ्रेंड्स हमारे 1857 की। तो अब यार ये देखो, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली माय फ्रेंड्स हुआ क्या कि भाई आप देख सकते हैं, देखो यार एक मिनट, मे बी 1840 है और ये 57, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ देखो माय फ्रेंड्स ये वाला आपका। तो यार फिर देखो यार कुछ एरियाज़ को अगेन से यहाँ पे अंडर में ले लिया गया था, लेकिन यार यहाँ पे देखो अभी भी बहुत सारे एरिया यहाँ पे ब्रिटिश के अंडर ही थे, आप देख सकते हैं इस बात को, ठीक है क्लियरली। बाकी माय फ्रेंड्स मेरे को ऐसा लगता है कभी कोई यहाँ पे मिसप्रिंट ना हो गया हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपका 1840 का मेरे को ये लग रहा है, देखो पहले इनका इतना एरिया था, आप देख सकते हैं, हाँ हाँ। उसके बाद माय फ्रेंड्स मेरे को लगता है इनका इतना एरिया हुआ होगा, ये वाला, एंड देन फिर आपका ये वाला आएगा मे बी 1857 का। ये 1857 का है, मे बी यहाँ पे इस ऐप के अंदर ही थोड़ा मतलब कि चेंज हो चुका है। चलो ठीक है, बाकी आप समझ लेना, आपकी बुक के अंदर ये सीक्वेंस में मिलेगा, बाकी मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया है, तो ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। फिर कहते हैं लुक एट दीज मैप्स अलोंग विद अ प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। In each of these maps, try and identify the different part of the India that were not under British rule. अब माय फ्रेंड्स आप एक काम करो कि भाई इन मैप्स के एरिया को देखो और जो आज के टाइम पे हमारे इंडिया का मैप है उसको देखो और पता लगाने की कोशिश करो कि भाई क्या आपकी स्टेट यहाँ पे इसके अंडर थी ब्रिटिश के या फिर नहीं थी। अगर थी तो कितना पार्ट यहाँ पे अंडर था और कौन से ऐसे एरिया थे जो कि इनके अंडर यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आप सभी को बताते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। भाई अब यहाँ पे एक नया प्रशासन आपका आने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं वॉरेन हेस्टिंग जो कि आपके गवर्नर जनरल थे, वॉज वन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। कि भाई जो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे वो एक उन इंसानों में से एक थे जिन्होंने कंपनी को यहाँ पे और बड़ा करने में हेल्प की, उसकी पावर को बढ़ाने में हेल्प की। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। कि भाई जब ये वारन हेस्टिंग थे तो इनके टाइम पे कंपनी ने सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं बम्बई और मद्रास के अंदर भी अपनी पावर को बढ़ाया। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंसीज। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, ठीक है, वो अब आपकी प्रेसिडेंसी के अंदर बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है।
जो आपकी पहले यूनिट थी माय फ्रेंड छोटी छोटी, अब वो आपकी प्रेसिडेंसी बनने लगी। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बम्बई। और इनके टाइम पे माय फ्रेंड्स 3 प्रेसिडेंसी बनी। कौन सी? बंगाल, मद्रास, बम्बई। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। हर एक के ऊपर माय फ्रेंड्स एक गवर्नर था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। और यहाँ पे जो माय फ्रेंड्स आपका सुप्रीम हेड था वो था आपका गवर्नर जनरल इन तीनों प्रेसिडेंसीज का। फिर उसके बाद बताते हैं वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्पीयर ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे वारन हेस्टिंग ने ही जस्टिस के अंदर बहुत सारे बदलाव किए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश। और यहाँ पे माय फ्रेंड 1772 के अंदर आपका एक नया सिस्टम निकल के आया हमारे सामने जस्टिस का, जो कि यहाँ पे लाया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। अब यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट रखे जाने लगे। एक तो होने लगा आपका क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम फौजदारी अदालत भी बोलते हैं, और एक हुआ आपका सिविल कोर्ट जिसको हम दीवानी अदालत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताता है मौलवीस एंड द हिंदू पंडित्स इंटरप्रेट इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। द criminal court were still under a काजी and a मुफ्ती but under the supervision of collectors। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका माय फ्रेंड सिविल कोर्ट था, आई मीन जो आपकी दीवानी अदालत थी, उसको कंट्रोल किया जाने लगा आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे माय फ्रेंड्स उनके जरिए, और वो आपके यूरोप से ही आते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके क्रिमिनल कोर्ट थे वो आपके किसके अंडर थे? वो थे आपके काजी और मुफ्ती के अंदर, लेकिन ये दोनों माय फ्रेंड्स आपके कलेक्टर के नीचे ही काम करते थे। ठीक है, हम यहाँ पे काजी को बताते हैं। काजी क्या होता है? एक जज होता है। मुफ्ती होता है माय फ्रेंड्स अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मतलब कि जो काजी के लॉ होते हैं उन्हें समझाने के लिए आपका एक मुफ्ती होता है। अब यहाँ पे इम्पीचमेंट के बारे में आपको बताता है, वो क्या होता है? अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्राउट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। कि भाई इम्पीचमेंट क्या होते हैं? वो चार्ज होते हैं जो कि एक इंसान के ऊपर लगाए जाते हैं, उसके मतलब जो उसने यहाँ पे काम किए हैं, जो ख़राब काम किए हैं, उनके लिए लगाए जाते हैं। और कहाँ पे लगाए जाते हैं? आपके हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि आपका कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स यहाँ पे आगे आप सभी को बताते हैं जो हमने अभी पीछे पिक्चर देखी उसके बारे में कुछ बातें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं द ट्रायल ऑफ वारन हेस्टिंग पेंटेड बाय द R.G. पोलार्ड इन 1789 व्हेन वारन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785 एमल्ड बुके accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. This led to an impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ शो कर रखी है और बता रखा है कि भाई यहाँ पे जब वारन हेस्टिंग आपके दोबारा से इंग्लैंड में जाते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल के बाद, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके खिलाफ एक इम्पीचमेंट होती है। यहाँ पे उसको कहा जाता है कि जो बंगाल के अंदर मिस गवर्नमेंट हुई है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, फिर बताते हैं अ मेजर प्रॉब्लम्स वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्रा। और यहाँ पे बताते हैं कि फिर क्या होती है कि भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थे कि जो हमारे ब्राह्मण पंडित्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस देते हैं लोकल लॉज के बारे में, और वो भी डिफरेंट स्कूल्स के, आई मीन डिफरेंट धर्मशास्त्रा के बेस पे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मली इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हेल्ड translate his digest into English by the 1778 a code of Muslim law has been compiled for the beliefs of European judges under the Regulation Act of 1773। हम माय फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था ना कि भाई वहाँ पे काजी थे, आपके मुफ्ती होते थे जो कि लॉ वगैरह के बारे में बताते थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको उन्हीं के सीन के बारे में बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारे हिंदू लॉ थे उनको समझना बहुत मुश्किल था। तो क्योंकि जो अलग अलग पंडित थे वो अलग अलग अपने धर्म के बेस पे अलग अलग टाइप के लॉज को यहाँ पे बताते थे। सो इसलिए इन लोगों ने क्या काम किया कि यहाँ पे 11 पंडितों को एक साथ बिठाया और कहा कि भाई आप बैठ के यहाँ पे हिंदू लॉ को लिखो ताकि हम उसको इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकें। फिर ऐसा ही काम कुछ माय फ्रेंड्स उन्होंने मुस्लिम लॉज के साथ में भी किया। ठीक है, ताकि वो यूरोपियन जो जजेस थे उनकी हेल्प कर सकें। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड व्हाइल कोर्ट ऑफ अपील द सादर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता। और यहाँ पे माय फ्रेंड्स आपका 1773 के अंदर फिर
1773 के अंदर आपका एक सुप्रीम कोर्ट माय फ्रेंड्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जो कि आपका इसको हम कहते हैं आपका सादर निजामत अदालत माय फ्रेंड्स, जो कि आपके कलकत्ता के अंदर रखी गई। फिर बताते हैं द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर माय फ्रेंड्स जो आपका एक प्रिंसिपल फिगर था, आई मीन जो इंपॉर्टेंट फिगर था, वो था आपका कलेक्टर। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of the judges, police officers and the darogas। अब इसी बात से हमें ये बात समझ में आती है कि जो आपका कलेक्टर था उसका मेन काम क्या था कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट अपना जो कर था उसको इकट्ठा करे, टैक्सेस को इकट्ठा करे और वहाँ पे लॉ और ऑर्डर को बनाए रखे, जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से और दरोगाज की हेल्प से। हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स जो इसका ऑफिस था वही यहाँ पे पावर का एक वो बन चुका था आपका, और इसने जो पहले यहाँ पे होल्डर्स थे प्रीवियस पावर के उनको हटा के उनकी जगह आपका अब ये आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये देखो माय फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट एक बात निकल के आती है जो कि आपकी सोर्स 5 है। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ओप्रेसर ऑफ ऑल। अब बेसिकली ये बात आपको कुछ एक कोट है माय फ्रेंड्स जो कि आपको समझ में आएगी सारे को स्टडी करने के बाद में, तो चलो इसको मिलकर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं हियर इज अ पैसेज फ्रॉम द एडमंड ब्रूकेज इलोक्वेंट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वारन हेस्टिंग। कि भाई ये जो हम आपको स्टडी करने वाले हैं ये आपके एडमंड ब्रूके, जो कि माय फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना कि वारन हेस्टिंग बाद में चला गया था, उसके खिलाफ आपकी इम्पीचमेंट साइन करी गई थी और फिर माय फ्रेंड्स को कोर्ट में लेके जाया गया था और फिर उसको पनिश किया गया था कि भाई आपने यहाँ पे इतना कुछ इंडिया के अंदर मिस गवर्नमेंट की, उसकी आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स जिसने उसको सज़ा दी थी अब उसने क्या बातें यहाँ पे कही अपनी स्पीच के दौरान, हम उसी बात को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो चुकी है आपको, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि मैं इसको इम्पीच करता हूँ भारत के लोगों के नाम पर। हुज राइट्स हैज़ टोरड अंडर हिज फुट एंड हुज कंट्री ही हैज़ टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। अब इसके लिए इसको जो सज़ा मिलती है वो सज़ा इसलिए मिल रही है क्योंकि इसने जो उनके देश को यहाँ पे एक रेगिस्तान के अंदर, आई मीन डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये बात आप समझ रहे हैं डेजर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, आई मीन उसको काफ़ी जगह से लूट लिया है और कहीं कहीं पे कुछ ऐसा मतलब कि सिस्टम इन लोगों ने कर दिया। आप सभी को पता है कि हमसे ही कर इकट्ठा करते थे, फिर उसी कर को लगा के ये लोग क्या करते थे, हमसे सामान खरीदते थे और फिर सामान खरीदने के बाद उसको अपने देश में पहुंचाते थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी राइट्स होती हैं ह्यूमंस की, उसने उन राइट्स को भी हमको काफ़ी मतलब कि उनको भी हमारे इन्होंने अपने पैरों तले रौंदा है, कुछ ऐसा माय फ्रेंड्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो अब उसको समझ लेना इसका मतलब क्या मतलब है। ठीक है, फिर कहते हैं लास्टली इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, in the nature, name of both the sexes, in the name of every age, in name of every rank, I impeach the common enemy and oppress of all। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए हम इसको सज़ा दे रहे हैं कि इसने भाई यहाँ पे सभी को बहुत नुकसान पहुँचाया है और इसलिए माय फ्रेंड्स यहाँ पे वारन हेस्टिंग को बाद में सज़ा मिली थी। ठीक है, फिर बताते हैं दी कंपनी आर्मी की, भाई कंपनी की आर्मी के बारे में। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength। कि भाई वैसे तो आपके जो कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया के अंदर आया, इसने काफ़ी सारे बदलाव लाए हमारे प्रशासन के अंदर, लेकिन माय फ्रेंड्स जो आपकी पावर थी वो हमेशा मिलिट्री के हाथों में ही रही। दी मुग़ल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। आपके जो मुग़ल की सेना थी उसके अंदर माय फ्रेंड्स आपकी कैवलरी होती थी, आई मीन जो आपके सवार होते हैं, जो आपके सोल्जर होते हैं ना, जो घोड़ों की पीठ पे बैठे होते हैं, उसको माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे कैवलरी बोलते हैं। ठीक है, एंड इन्फेंट्री जो कि आपकी पैदल सेना चलती है माय फ्रेंड्स, उसको हम ये बोलते हैं दैट इज़ पेडाल फुट सोल्जर्स। और माय फ्रेंड्स इन्फेंट्री उसके बाद आपके यहाँ पे पैदल सोल्जर्स लिखा हुआ है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या लिख रखा है, लेकिन पैदल सोल्जर्स है जो माय फ्रेंड्स आपके पैदल सिपाही चलते हैं, वो वाले सिपाही। फिर कहते हैं दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीर अंदाजी एंड यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। और माय फ्रेंड्स उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता था भाई मुग़ल आर्मी के अंदर, किसी को तीरंदाजी में, किसी को माय फ्रेंड्स तलवार चलाने में। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुग़ल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए जो मुग़ल की सेना थी वो काफ़ी प्रोफेशनली ट्रेंड होती थी, इसलिए उसको ज़्यादातर इन्फेंट्री की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती थी। रूरल एरियाज़
had a large number of armed peasants and the local जमींदार्स often supplied the Mughals with a पैदल soldiers। और माय फ्रेंड्स जो आपके जमींदार होते थे लोकल एरियाज़ में या फिर आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनके पास भी हथियार होते थे, कुछ सिपाही होते थे, जब जरूरत पड़ती थी तो वो राजा के पास इनको भेज देते थे मदद करने के लिए, ठीक है। A change occurred in the 18th century when Mughal successor state like the Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स आपकी तब आना स्टार्ट हुई जब आपकी एंड में जो आपकी अवध स्टेट थी, बनारस स्टेट थी, उन्होंने क्या किया कि जो किसान लोग थे उनको ही वहाँ पे कहा कि हम आपको अपनी आर्मी के अंदर रखेंगे, उनको एक सिपाही की तरह ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओवन आर्मी। और जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी माय फ्रेंड्स उसने भी यही चीज़ फिर वहाँ पे फॉलो की, विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी। और माय फ्रेंड्स जिसको वो लोग यहाँ पे सिपाही आर्मी भी कहते थे। फ्रॉम इंडियन वर्ड सिपाही मीन्स सोल्जर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। अब माय फ्रेंड्स जो वॉर के तरीके थे आपके वो बदल चुके थे, इसलिए जो यहाँ पे आपके पहले जो घोड़ों के ऊपर बैठ के वो जिनको रिक्वायरमेंट जो इनको रिक्रूट करते थे हम उनको अब उन लोगों ने रिक्रूट करना छोड़ दिया था, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बुर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मुकट्स एंड द मैचोलोक्स। और माय फ्रेंड्स वो इसलिए आपकी कम हुई थी क्योंकि यहाँ पे अब जो सिपाही थे उनकी जरूरत उन लोगों को बुर्मा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इजिप्ट के अंदर पड़ती थी युद्ध के लिए। तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स वहाँ पे जो सिपाही थे उनके सर पे जैसे मुकट्स हो गए, आपके मैचलॉक्स हो गए, इन सभी की वहाँ पे जरूरत पड़ती थी, उन सभी का यूज़ करते थे सिपाहियों के साथ में। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस एंड चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको बता रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गई आपकी धर्मशास्त्रा। इसका मतलब है कि संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर कंपोज्ड फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड। अब धर्मशास्त्रा मैंने आपको बताया था ना कि वो पंडित वहाँ पे उस लोगों ने बिठाए थे, और पंडित से मतलब कि वहाँ पे पूरे लॉ लिखवाए थे हमारे हिंदू धर्म के। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि जो धर्मशास्त्र होता है वो आपके संस्कृत का एक टेक्स्ट है जो कि आपका लिखा है, उसके अंदर हमारे भाई सोशल रूल्स यानी कि हमारे सामाजिक रूल उसके अंदर लिखे हुए हैं और कोड्स लिखे हुए हैं बिहेवियर के, और ये आपके 500 BC के पहले ही मतलब या उसके अराउंड लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स जो आपके सवार होते हैं वो होते हैं जो कि आपके इंसान घोड़ों के ऊपर बैठे होते हैं युद्ध के अंदर। जो आपके माय फ्रेंड मस्केट होते हैं, यहाँ पे हमने बताया था आपको मस्केट्स के बारे में। तो ये माय फ्रेंड्स एक आपकी बहुत हैवी गन होती है जो कि यूज़ की जाती है इन्फेंट्री सोल्जर्स के द्वारा। और यहाँ पे माय फ्रेंड्स फिर हमने आपको बताया था एक मैच लॉक के बारे में, जो कि माय फ्रेंड्स आपकी एक बहुत पुरानी गन होती थी जिसके अंदर एक पाउडर डलता था, ठीक है, और जिसको माय फ्रेंड्स हम आपका एक मैच के साथ में उस पाउडर को मतलब कि इग्नाइट करते थे स्टार्टिंग में। अब बताते हैं इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मतलब कि ना जो मिलिट्री थी उसके लिए माय फ्रेंड्स एक मतलब कि एक जैसा एक मिलिट्री कल्चर लाना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। और माय फ्रेंड्स अब वो उनको जैसे कि उनके यूरोप के सिपाही होते थे कुछ उसी तरीके से ट्रेन करने लगे, ड्रिल सिखाने लगे, डिसिप्लिन में रखने लगे, जिससे माय फ्रेंड्स वो पहले से बहुत बदल चुके थे। ऑफ्टन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। और माय फ्रेंड्स वैसे इस वजह से यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। क्योंकि माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, जो कास्ट थी उनकी और माय फ्रेंड्स जो उनकी फीलिंग थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता था क्योंकि उन्हें एक अपने लिए अच्छा सोल्जर चाहिए था। कुड इंडिविजुअल्स सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग। क्या माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को जल्दी ही छोड़ दिया होगा, आपको क्या लगता है? कुड दे सी themselves ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी। क्या वो अपने आप को सिर्फ ही समझते होंगे कि हम एक सिपाही हैं, हम यहाँ पे एक मेंबर नहीं है हमारी कम्युनिटी के, हमारे समाज के। उसके बाद माय फ्रेंड्स आप इस पिक्चर को देखो, ये आपको पिक्चर बताती है अ सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी पेंटेड बाय एन अननोन। ये एक सवार की आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी जो कि कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये आपकी इंडियन आर्टिस्ट ने करी है जो कि 1780 के अंदर करी है। आफ्टर द बैटल विद द मराठास द मसूरी रूलर द कंपनी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इस कैवलरी फोर्स। और माय फ्रेंड्स मराठा के युद्ध के बाद कंपनी ने इस बात को जाना कि भाई हमें अपनी कैवलरी की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसको मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वाई डिड द सिपाहीज
sepoys feel, how did they react to the change in their lives and their identity, that is their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. You will read about this revolt in chapter number 5. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी करोगे। बाकी माय फ्रेंड्स इससे आपको काफ़ी सारी बातों का अंदाजा यहाँ पे मिला होगा कि भाई कैसे सिपाहियों के साथ में यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया होगा, कैसे यहाँ पे अंग्रेज आए थे ट्रेड के उसमें, फिर कैसे इतने बड़े बन गए, कैसे उन्होंने सिपाहियों के अंदर चेंज लाया। तो काफ़ी सारी बातें आप सभी ने यहाँ पे सीखी। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको कंक्लूजन बताते हैं कि भाई इस चैप्टर से बेसिकली हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं, बेसिकली एंड में हमारा क्या कंक्लूजन रहना चाहिए। यहाँ पे बताते हैं, थस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। हमने इस बात को जान लिया कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी स्टार्टिंग में व्यापार करने आई थी, लेकिन बाद में वो यहाँ पे कॉलोनियल पावर बन जाती है। द अराइवल ऑफ न्यू STEM टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडिड दिस प्रोसेस। और यहाँ पे जो आपकी नई टेक्नोलॉजी माय फ्रेंड्स अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर आई, उसने भी इस प्रोसेस को काफ़ी बढ़ावा दिया। Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea। उससे पहले माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था कि भाई इंडिया आने में 8 से यहाँ पे 6 महीने लगते थे, मतलब कि समुद्र के रास्ते थे। उसके बाद बताते हैं, स्टैम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। और यहाँ पे माय फ्रेंड्स उसके बाद आपके स्टीम शिप यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, जो कि आपके थोड़े आधुनिक टाइप के जहाज़ थे, जो कि यहाँ पे जल्दी पहुँच जाते थे। आई मीन 3 हफ्तों के अंदर, 3 सप्ताहों के अंदर वो यहाँ पे पहुँच जाते थे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory। और यहाँ पे 1857 के आसपास माय फ्रेंड 63% जो हमारा एरिया था उसके ऊपर अंग्रेज राज करते थे। And 78% of the population of the Indian subcontinent, combined with the indirect influence of the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually दी वोल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी 78% पॉपुलेशन थी, मतलब कि अंग्रेज़ों का वहाँ पे राज ना होते हुए भी वो अंग्रेज़ों से डरती थी, उनके मतलब अपने से उनको नीचे ही मानती थी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई अंग्रेज़ों का यहाँ पे पूरे भारत के ऊपर एक पूरा राज फैल चुका था, कहीं जगह वर्चुअली तो कहीं जगह ऐसे पूरा सबऑर्डिनेट करके। ठीक है, उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स आपको एल्सवेयर के अंदर बताते हैं एक बात और, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। कि भाई जो आपका साउथ अफ्रीका है आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, हमारा इंडिया यहाँ पे है और साउथ अफ्रीका यहाँ पे है हमारे इंडिया की इस वाली साइड, और जो अंग्रेज थे वो यहाँ से ऐसे आते थे, आपको पता है। तो यार यहाँ पे बताते हैं आपको कि भाई जो यहाँ पे जो आपके वो थे ना, आपके जो मज़दूर लोग होते हैं उनका भी व्यापार किया जाता था आपके साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड साउथ अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। कि भाई जो आपके डच लोग थे उनके समुद्री जहाज यहाँ पे 17वीं शताब्दी के आसपास आपके अफ्रीका के अंदर पहुँचे। सून आ स्लेव ट्रेड बिगेन। तो उन्होंने जल्दी ही यहाँ पे जो क्या किया, यहाँ पे जो मजदूर लोग होते हैं उनके व्यापार को स्टार्ट कर दिया। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट। वो लोगों को यहाँ पे पकड़ते, चेनों से बांध देते और बाद में उन्हें मजदूरों की मार्केट में ले जाके बेच देते। व्हेन स्लेवरी एंड इन 1834 दे वर 36,774 प्राइवेट ओन्ड स्लेव्स एट द कैप लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। और माय फ्रेंड्स जब ये आपका स्लेवरी सिस्टम एंड हुआ 1834 के अंदर, तो यहाँ पे 36,000 से भी ज़्यादा आपके सिपाही हमें जो आपके नौकर थे, स्लेव थे, दास थे, हमें देखने को मिले आपकी मोस्ट साउथर्न टिप पे आपकी अफ्रीका की। अ विजिटर टू द कैपे इन 1824 हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सो एट द स्लेव ऑक्शन। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे एक विजिटर गया तो उसने अपना एक अकाउंट में इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं, तो देखते हैं क्या कुछ लिखा है। Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, we halted our wagon for the purpose of procuring fresh oxen. Among the stock was a female slave and her 3 children. The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heartrending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung of their distressed parents।
उसके बाद कॉन्ट्रास्टेड विद द मार्केट इनसेंसिटिविटी एंड द जोक्युलर काउंटेनेंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स कोटेड इन द नीगल वोर्डन इट all the chains that bind us a history of slavery at the cap of 1996। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई यार हमने वहाँ पे जाना कि जो आपका अफ्रीका होता है वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कि हमें जो कैटल्स होती हैं आपकी और जो मतलब कि ऑक्सिन वगैरह होती हैं वो वहाँ पे बेची जाती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने जहाज़ को रोका। अब यार मैं आपको इसका अकाउंट बता रहा हूँ जो इसने लिखा था, ठीक है, जिसकी मैंने आपसे पहले बात की थी। कहता है हमने अपने जहाज़ को रोका वहाँ पे एक ऑक्सिन को ख़रीदने के लिए। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि भाई ऑक्सिन के साथ में वहाँ पे एक फ़ीमेल भी है, साथ में उसके 3 बच्चे भी हैं, वो उनको भी बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको उनसे अलग बेच रहे हैं। तो मेरे को वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगा। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे जो मदर है वो बिल्कुल चिंता है अपने 3 बच्चों को लेके, जो 3 बच्चे हैं वो अपनी मम्मी को लेके चिंता है, और वो अब वहाँ पे बेचे जाने के लिए रखे हुए हैं। आई मीन माय फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है, आपके जो ये होते हैं ना, या कहते हैं जो नौकर होते हैं, इनका भी वहाँ पे व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो बस माय फ्रेंड्स इतना ही कुछ था आपके इस चैप्टर के अंदर। बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी। आगे आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो वो तो आपकी बुक के अंदर होंगे ही, आप उनका खुद से आंसर कर सकते हैं। बाकी माय फ्रेंड्स हम अपने इस चैप्टर का यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो सबसे पहले देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड माय फ्रेंड्स इस वीडियो को याद से अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए, उनको भी कुछ नॉलेज मिल पाए, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय।